आज हम लोग एक नए और बहुत ज्वलंत विषय पर बात कर रहे हैं, ईरान क्राइसिस। इस पर बात करने के लिए मेरे राइट में अमित चौहान, उनकी ठीक बगल में बृजमोहन जोशी और मेरे लेफ्ट में राजेश नेगी और ठीक उनकी बगल में अनिल पल। आज का हमारा टॉपिक है ईरान में आंतरिक विद्रोह। सबसे पहले मैं चौहान जी से समझना चाहूंगा कि आंतरिक विद्रोह के पीछे मूल वजह क्या, आप क्या सोचते हैं? सर, आंतरिक विद्रोह के पीछे मूल वजह कौन सा वर्ग है जो ये रिबेलियन में शामिल है? सर, इसमें वर्ग नहीं है। ईरान की जनता सड़कों पर उतरी और मुख्य मुद्दा है आर्थिक। ईरान में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 42% वहां मुद्रास्फीति की दर है। $1 बराबर इस समय 14 लाख ईरानी रियाल पर है। तो हम समझ सकते हैं कि महंगाई अपने चरम पर है। इन आर्थिक मुद्दों की वजह से ईरान की जनता सड़कों पर उतर रखी है और सरकार के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन वो हो रहे हैं। इस वक्त मुद्रास्फीति की दर मुद्रास्फीति है जी। इसी बात को जोशी जी आप क्या सोचते हैं? सर, मैं ईरान का जो पूरा का पूरा क्राइसिस है उसको 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे बांटना चाहूंगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले अगर हम देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो ईरान था वो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में था। उसके रिसोर्सेज अमेरिका के कंट्रोल में थे और आपको पता है कि ईरान के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर ये एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी में यहाँ पे कह सकता हूँ अमेरिका और इजराइल का। नंबर 1, ईरान के सामने एग्जिस्टेंस क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया वहां पर इन द फॉर्म ऑफ इजराइल। उससे क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2, ईरान के जितने भी रिसोर्सेज थे ईरान के, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सारे के सारे अपने रिसोर्सेज को जो है डाइवर्सिफाई कर दिया। अब जब आप रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हैं तो देन यू नीड इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत स्वाभाविक है। उसके बाद फिर ईरान की नजदीकियां चाइना के साथ और रशिया के साथ, तो इसके बाद ईरान के ऊपर एलिगेशंस लगे। अगला स्टेज कि उसके जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो किया गया और उसको डिस्टर्ब किया गया अलग अलग तरीके से, चाहे वो इसराइल के द्वारा हो, चाहे वो हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट उसको बीच में लाया गया। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया और अब जो है इसका जो सेकंड स्टेज है कि जब पूरी तरह से ईरान ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर चुके हैं, तो वहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है। अब अगला टूल क्या है? टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। अब वहां पे लोगों को इस तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ईरान के अंदर डेमोक्रेसी होगी तो ईरान में अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। ये जो आपने 3 पॉइंट रखे क्रम से, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इसको नेगी जी से समझना चाहेंगे। नेगी जी, इसके पीछे कौन सा पावर है जो इसको पंच कर रहे हैं? सर, इसके पीछे मुख्य रूप से तो सभी जानते हैं कि यूएसए का हाथ है। साथ साथ जो रजा पहलवी हैं, वहाँ के जो पहले सम्राट थे 1979 से पहले, उनका भी इसमें योगदान है। ये इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे कि कह रहे हैं कि आप सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, आप जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे सब पे कब्जा कर लीजिए और उसके बाद हम आएंगे आपकी हेल्प करने, ताकि हम पूरी तरह से वो अनस्टेबलाइज हो जाए। ठीक। पंडित जी, इस पूरे सिनेरियो को आप भारत के संदर्भ में कैसे देखते हैं? सर, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो इसका एक मेन मुद्दा ये है कि अगर ये काम हो रहा है तो इसके पीछे मूलभूत वजह क्या है, क्या उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तो इसको मैं इस दृष्टि से देखूंगा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के स्टैंड क्या। हाँ, ये चीज इस पे देखने को है। जैसे कि सब साथी लोगों ने बोला ही है कि अमेरिका और इसमें जो इजराइल है वो काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ये एक कड़ी है सर। अगर हम इससे पहले देखेंगे कि वेनेजुएला में जैसे अमेरिका ने करवाया, उससे पहले ईरान लंबे समय से टारगेट पे तो था ही उनके, तो और फिर ग्रीनलैंड का भी इश्यू उठा है। हाँ, इसी संदर्भ में तो अब किसी न किसी रूप से जो ट्रेड वार है, भारत पर टैरिफ है, वो तो भारत पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से जो प्रॉक्सी वार है जो आज हमको ईरान में देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेरिका बांग्लादेश में भी सफल हुआ, नेपाल में भी सफल हुआ, तो ये भारत का लोकतंत्र ही है कि जो शायद इस लेवल तक भारत में न पहुंच पाए। कल्चरली ईरान और इंडिया काफी टाइम से बहुत क्लोज, बहुत सांस्कृतिक रूप से भारत और ईरान बड़ा अच्छा रिलेशन, ट्रेडिंग पार्टनर हमारा। जोशी जी, मेरे ध्यान में 2-3 क्वेश्चन उठ रहे हैं जो चिंता पैदा करते हैं, न सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व समुदाय की। जी। क्या एक थर्ड वर्ल्ड वार की भनक यहाँ से दिखाई देती है? नंबर 1। नंबर 2, क्या एटॉमिक युद्ध की ओर दुनिया जा रही है? नंबर 3, क्या अमेरिका को कब रोका जाएगा? क्या अमेरिका का हस्तक्षेप जो दूसरे देशों में इंटरफियर होता है उसकी संप्रभुता पर खतरा नहीं माना जाएगा? ये 3 सवाल बहुत दुनिया के सभी लोगों के माइंड में आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? सर, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इतनी बड़ी पावर नहीं है कि एक वर्ल्ड वॉर को इनिशिएट नहीं, जैसे अभी चाइना और रशिया जो है एट द एंड ऑफ पाले में दिखाई दे रहे हैं। सर, 3 पोल वर्ल्ड में बने हुए, चाइना, यूएसए और रशिया। मुझे लग रहा है ईरान यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम आ रहा है, एक इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म की तरह। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ही होना है आपस में। चाइना और अमेरिका दे विल कम टू द सेम टेबल और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह से मुझे दूर दूर तक कोई एक चीज और है जो चौहान जी,
अभी ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था और वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमें अगर मौका मिले तो हम 24 से 48 घंटे के अंदर एटॉमिक बम बना सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो एक अच्छी और उन्नत स्थिति में है, और ये कहा नहीं जा सकता कि ईरान के पास अभी भी परमाणु बम नहीं है। हो सकता है, और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि वर्ल्ड वॉर और इस तरह से, इसको मैं इसकी मुझे आशंका है, क्योंकि अमेरिका हमेशा वहां पे एक मध्य पूर्व में एक शक्ति संतुलन है शिया और सुन्नी के बीच में, और अमेरिका सुन्नी देशों के साथ ईरान के विरोध में हमेशा खड़ा हुआ दिखाई देता है। उधर रशिया का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है। अगर अमेरिका सीधा ईरान में हस्तक्षेप करता है, वहां पर जो वर्तमान सत्ता है उसको बेदखल करता है, तो इससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन अवश्य ही बिगड़ जाएगा। इसी सवाल को मैं पन्नी जी और नेगी जी से समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका कोई वहाँ सैन्य कार्रवाई कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिन के अंदर? सर, ये ऐसी टाइम में ये तो एक अंतिम चरण होता है सैन्य कार्रवाई का। उससे पहले जितने भी सारे टूल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे वो कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन हो, व्यापार प्रतिबंध स्तर पर प्रतिबंध लगा रखा है ईरान के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अमेरिका ये गलती नहीं करेगा। अमेरिका ये गलती इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रशिया और चाइना, जैसे रशिया को अमेरिका ने यूक्रेन में फंसा के रखा हुआ है। अगर अमेरिका यहाँ इंटरवीन करता है तो ईरान अमेरिका के लिए एक यूक्रेन बन जाएगा, जिसके उसको बाहर निकलना बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो इनके साथ तालिबान में भी हुआ सर, अफगानिस्तान में भी अमेरिका फंसा था। तो ये गलती अमेरिका नहीं करेगा। नहीं सर, आप इसको ना एक से इस समय नियो इंपेरियलिज्म की ओर चल रहा है, जिसको जो है इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म बोल रहे हैं, और वो चाइना ने जो शुरू किया उसी का ये पार्ट आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका कंट्रोल। अभी अमेरिका ने कहा कि जो लोग ईरान के साथ कारोबार रखेंगे, वहाँ से तेल खरीदेंगे, हम उन पर टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन सर, जब कब्जा कर लेगा तब क्या करेगा? नहीं, कब्जा भारत पर इसका क्या भारत जो है, जो हमारे व्यापार ईरान से अभी भी है, क्या भारत पीछे कदम हटाने की स्थिति में है व्यापार से? भारत का नहीं लगता सर, क्योंकि भारत और ईरान के, भारत पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, व्यापार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और ईरान के बीच में जो इस समय व्यापार है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके। लेकिन सामरिक रूप से भारत को नुकसान होगा। चाबार बंदरगाह हमारे लिए अफगानिस्तान में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। ठीक, तो हमारे लिए, हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल सर, बल्कि मैं तो ये मानूंगा व्यापार कम नहीं होगा, व्यापार बढ़ने के चांसेस हैं। सर, मैं इसके ना भारत ने जैसे तेल का अब उसके अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस होगा, तो जो अभी तक भारत जिस रूप में खुल के नहीं आ रहा है वो भारत बढ़ा देगा। नहीं, मुझे इसमें और फिर भारत पर सैंक्शन लगने के चांसेस और ज्यादा। मुझे सर इसमें ना 2 तरह के वर्ल्ड ऑर्डर बनते हुए, पहला वर्ल्ड ऑर्डर ये होगा, या तो अमेरिका और चाइना दे विल कम टू वन टेबल एंड विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नहीं, अदरवाइज जो रेस्ट पावर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं अमेरिका आइसोलेट ना हो जाए। इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान एक नए तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर अंडर चाइना, जैसे उस तरह से ना बने और अमेरिका आइसोलेशन हो जाए, कुछ इसके चांसेस ज्यादा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। ट्रम्प की रेजिम में सर ये बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह की ट्रम्प की समझ है, क्योंकि वो एक व्यापारी आदमी है, उसकी राजनीतिक स्टेट्समैन वाली क्वालिटी नहीं है, तो हो सकता है कि दैट विल बी। एक आखिरी सवाल नहीं कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प को दुनिया के दूसरे 2 देश जो हैं, जो एक मजबूत देश हैं, क्या वो गंभीरता से डोनाल्ड ट्रम्प को ले रहे हैं? यूरोपियन देश तो खास तौर पे नहीं ले जो आपके जितने भी यूरोपियन देश है वो उनको एक मौकरी वाला ही आदमी मानते हैं। ट्रम्प के फैसले इम्पल्सिव भी है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी भी है कि जिस तरह से ट्रम्प अमेरिका में आए, जो वादे लेके आए कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से ग्लोबलाइज है, अदर इकोनॉमीज आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन इट, तो वहां पर ट्रम्प को ये कदम अपनी इमेज को लिव अप करने के लिए उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन अपने वोटर्स को एक अपील कर सके कि आई एम डूइंग दैट, आई एम टेकिंग दैट स्टेप। इसके बाद तो ट्रम्प ने आना नहीं जी, लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट बरकरार रखने के लिए सब फैसले ले रहा है। ज्यादा संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा दैट अमेरिका विल गेट आइसोलेटेड होगा, एंड देन इंडिया विल हैव अ चांस, इंडिया विल स्टूड अ चांस। उसके चांसेस है ना, देखो अभी वो ईरान में इंटरफेयर कर रहा है, फिर कुल मिलाकर हम लोग ये नतीजे पहुंचे कि ईरान क्राइसिस जो है उसको डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तरीके से उसका समाधान किया जाए, ये विश्व समुदाय के लिए, अंतरराष्ट्रीयता के लिए बिल्कुल सर सही साबित। और ये सर वर्ल्ड ऑर्डर का एक कस्प है, इसके बाद काफी कुछ बदलाव आएंगे भविष्य में, और दूसरे देशों के वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल पॉलिटिक्स पहुंचा रहा है। लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से ये चीजें सॉल्व होंगी, नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने अपनी सेना को ईरान पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाने का आदेश दे दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा ये अगले 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। योजना तो पहले भी बनी थी, प्रेशर स्ट्रेटजी हो सकती है, प्रेशर स्ट्रेटजी जैसे वियतनाम में फंसा हम लोग जी अगले किसी
चलिए ठीक है, वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।